हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स कौन हैं? देखिए, गगनयान एक मिशन है, उसके लिए कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं? हु आर द एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्टेड फॉर द गगनयान मिशन? पहला ऑप्शन है आपका प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ही दिन पहले जो है यह इन लोगों को चुना गया है भेजने के लिए। यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी के सभी लोग जो है इस चीज के लिए चुने गए हैं। ध्यान रखना है कि यह जो मिशन है यह लगभग 3 दिवसीय एक तरह से चलने वाला है। दूसरी बात यह भी है कि लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा है, छोटा बहुत नहीं है। तो यहाँ पे गगनयान मिशन जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, गगनयान मिशन ये लगभग 2030 तक जो है सक्सेस होगा। वहां पे हम लोग एक स्टेशन भी बना रहे हैं, उस स्टेशन को जो है कंटिन्यू जो है उसको डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, ताकि हमारा टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो जाए इस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपका प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, सब के सब यही 4 लोग जो है भेजे जाने हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का पर्पस क्या है कि हमारे यहाँ जो अभी डेटा है, जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन दोनों को मिला करके अगर हमारा देश तरक्की करे, इन दोनों का इस्तेमाल करके देश तरक्की करे, तो बहुत आगे हम लोग बढ़ सकते हैं तकनीकी के क्षेत्र में। तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। सी वेंकट रमन का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। उन्हीं का देन है कि आज हम लोग ये टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ा हुआ है और उनके याद में यह दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है 28 फरवरी। तो हर वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जो थीम है वो थीम है कि हम लोग कौन से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले हैं? एआई को। और एआई जो है इसके साथ क्या मिल जाए? डेटा मिल जाए। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंस है आज के डेट में तो डेटा है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आपके पॉकेट से 100, 500, 1000 रुपया अगर गुम हो जाए तो उसके लिए मात्र आपका 1 घंटे, 2 घंटे या 1 दिन का टेंशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो उस मोबाइल की कीमत जो है उसका टेंशन आपको नहीं होगा, लेकिन जो आपके मोबाइल में डेटा है उसका टेंशन हो सकता है कि भाई मेरा डेटा सारा चला गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि डेटा और एआई दोनों को मिक्स करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, जो आने वाले समय में हमारे लिए तो यानी पूरे देश के लिए तो जो है काफी सुविधाजनक होने वाला है। खतरनाक भी होता है लेकिन इस्तेमाल करने के ऊपर है। नेक्स्ट है, रैंको स्टेशन किस राज्य का पहला स्टेशन बना? सबसे पहले देखिए, इसमें नाम ही आ गया है कि पहला रेलवे स्टेशन। पहला रेलवे स्टेशन का मतलब ये हुआ कि इसके पहले वहां पे रेलवे स्टेशन नहीं था। तो आप ऑप्शन से ही देख के बता सकते हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, असम। सिक्किम का हालत इतना वहां पे थोड़ा सा बुरा हाल रहा है कि इससे पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। यानी लास्ट अगर स्टेशन बोले तो न्यू जलपाईगुड़ी या जलपाईगुड़ी जो है, अगर किसी को सिक्किम जाना है तो लास्ट उसको जलपाईगुड़ी तक ही रेलवे स्टेशन मिलता है, उसके बाद उसको बाई रोड जाना पड़ता है। तो रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, पहला रेलवे स्टेशन जो रैंको स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है वो स्टार्ट किया गया है कहाँ? सिक्किम में। यानी सिक्किम में इससे पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। अगर आपको सिक्किम जाना होता था तो आप जलपाईगुड़ी स्टेशन तक जाते, फिर वहां से आपको पैदल नहीं, बाई रोड आप किसी 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से, जैसे भी आप जाएं, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में बनाई गई है? देखिए, तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, ये कहने का मतलब है कि मस्जिद का आकार इतना बड़ा है कि इसके बारे में आप जानिए कि यहाँ पे लगभग कुछ लाइब्रेरी वगैरह बनाया गया है, 10 लाख पुस्तकें रखी जा सकती है और एक बार में लगभग 1.25 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी मस्जिद है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद बनाया गया है, तो वो है आपका अल्जीरिया। और इसकी कैपेसिटी है कि लगभग 1.25 लाख लोग एक बार में नमाज पढ़ सकते हैं। इतना ज्यादा कैपेसिटी है इसकी। ठीक है,
तो ये नमाज पढ़ना हुआ या किसी भी धर्म में पूजा पाठ की जो प्रक्रियाएं हुई, ये होना चाहिए, क्योंकि उनका जो कर्म कांड है, ये पूजा की जो प्रक्रिया है, हमारा देश तो वैसे भी धर्मनिरपेक्ष है, किसी को भी किसी के पूजा पाठ से रोकता नहीं है, किसी प्रक्रिया से रोकता नहीं है, जब तक कि लोक व्यवस्था, पब्लिक डिस्टरबेंस ना हो, लोक व्यवस्था में कोई परेशानी ना आए, तब तक नहीं रोकती है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे लोक व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो फिर वहां पर रोक लगाया जा सकता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि अदानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? देखिए, गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, अगर ऐसा कुछ होता है कि मिसाइल कॉम्प्लेक्स हो या किसी प्रकार का गोला बारूद हो, तो हमारे देश में तो ये है कि पहले इतना डेवलपमेंट इस सबको लेकर के नहीं था, लेकिन प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं इसमें। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां डेवलप कर रही है इस चीज को। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ये भी अनाउंस किया है कि इसमें लगभग जो है 4000 नौकरी मिल सकता है लोगों को। अगर ये डेवलप हो जाए तो 4000 नौकरी मिल सकता है लोगों को। अब 4000 तो संख्या कम नहीं हुआ, तो आखिर ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर वाले साइड में उधर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 4000 नौकरियां डेवलप हो सकती है, तो 4000 नौकरी कम नहीं हुआ। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ही है, बट रोजगार मिल तो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मरियम नवाज किस देश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो देखिए, अभी तो हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, हम लोग पिछले वीडियो में भी एक करंट अफेयर में पढ़े हैं कि अभी अभी पाकिस्तान में जो सरकार बनी है, वो गठबंधन की सरकार बनी है। पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन दोनों ने मिलकर के जो है वहां पर सरकार बनाई है। तो पाकिस्तान में ही एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नवाज शरीफ, जिनका नाम था नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ की ये बेटी है, नवाज शरीफ की ही ये बेटी है मरियम नवाज। ठीक है, तो मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसका मतलब, इसका आंसर मेरे कथनों से लग रहा है कि आपका क्या होना चाहिए? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मरियम नवाज जो है पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इससे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। हालांकि जितने इस्लामिक कंट्री है, थोड़ा पे वहाँ पे महिलाओं को समस्या तो है, लेकिन एक थोड़ा सा ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को एक मौका तो मिला, मुख्यमंत्री के पद पे तो है। ये पूरे देश में ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था अगर लागू हो कि महिलाओं को उन्नति का मौका मिले, तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी विश्व में या इस्लामिक कंट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न कि सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सबसे पहले ये जो सवेरा कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, ये चीजें यहाँ पे देखना है कि आखिर इसके अंतर्गत कौन सी ऐसी बातें हैं जो कार्यक्रम में लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये जुड़ा हुआ है सवेरा कार्यक्रम खास करके स्तन कैंसर से। ये जुड़ा हुआ है आपका स्तन कैंसर से। तो स्तन कैंसर मतलब क्या कि आजकल जो है आप देखिएगा कि महिलाओं में ये स्तन कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इसको बोलते हैं। ये भी रिकॉर्ड के अनुसार देखा गया है कि पूरे साल भर में, सॉरी साल भर नहीं, एक दिन में लगभग जो है भारत देश में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु सिर्फ स्तन कैंसर से हो जाती है। तो जब इतना बड़ा ये संख्या है मृत्यु का, इतना डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो आखिर क्यों नहीं इसका उपाय किया जा रहा है? ये जो सवेरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत जो है, जो दृष्टि बाधित लोग हैं, मतलब जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, वो महिलाओं का टेस्टिंग करेंगे कि आखिर इस महिला को वो लक्षण है या नहीं है, क्या इसके स्तन के आसपास कहीं गांठ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर गांठ बन रहा है तो इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने लेवल तक बन चुका है, क्या आगे भी ये फैलाव हो सकता है। तो खास करके दृष्टि बाधित लोगों को रखा गया है। ये दृष्टि बाधित लोग जो है सिर्फ स्पर्श करके वहां पे कि गांठ किस प्रकार का है वो पता लगा सकते हैं।
उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में यही है, मूल उद्देश्य यही है कि स्तन कैंसर का एक चरम सीमा पे पहुंचने से पहले इसके बारे में पता लगाना है, ताकि इसका इलाज संभव हो सके और महिलाओं को इस खतरे से बचाया जा सके। तो ये हरियाणा सरकार इसमें जो है सबसे पहले कदम उठाई है, हेमंता सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया है वहीं पे। ये तो पूरे भारत में लागू होना चाहिए और धीरे धीरे हो भी जाएगा। तो शुरुआत जो है किस राज्य ने किया, तो हरियाणा ने, और आई थिंक ये पूरे राज्य में हो जाना चाहिए। धीरे धीरे होगा भी आने वाले दिन में। फिलहाल हरियाणा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन निकोल लॉफ्टी ईटन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने 120 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज शतक बनाया है। देखिए ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा नामीबिया। ध्यान रखिएगा कि नामीबिया के जो है ये खिलाड़ी हैं जैन निकोल लॉफ्टी ईटन। नाम भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है थोड़ा नाम में टफ तो होते हैं, लेकिन इनको याद कर लेना ही ज़्यादा बेहतर रहता है कि पूरा जितना हो सके इसको 10-20 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नामीबिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। देखिए जब प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या है। भारत में भी ऐसा प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो चूंकि लोकसभा का मंत्रिमंडल का तो मुखिया वही है, तो जब मुखिया ने इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब पूरा मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी सिस्टम है, लेकिन फिलहाल ये घटना हमारे यहाँ नहीं हुई है। जहाँ पे हुई है वहां पे मेन समस्या था गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण उस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस देश का नाम है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में जो है वहाँ की जो मुखिया है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो इस्तीफा दिया ही दिया, साथ ही साथ पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया। और इसका मूल कारण क्या है, तो मूल कारण है कि जो गाजा में युद्ध चल रहा है उस युद्ध के परेशानी के कारण जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इस समस्या का निदान किया जाए, लेकिन फिलहाल ये सरकार ने इस्तीफा दे दिया है कि इनसे स्थिति संभल नहीं रही है। ठीक है, इसको संभालने के लिए बीच में कौन सा देश आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। देखिए कब तक स्थिति समझ जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा। अगला प्रश्न है कि जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है। जीडी बिड़ला पुरस्कार आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर अदिति सेन, अपूर्व चंद्रा, दीपा भंडारे, सविता कसवान। इसमें आपको एक ऑप्शन जो सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक करंट अफेयर समाप्त होता है आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें यह भी होता है कि अगर इसको और स्टैटिक से जोड़ करके अगर हम लंबा खींचें तो ये पूरा वीडियो 1 घंटा तक का भी हो सकता है, 1.25 घंटा तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर बार बार किसी एक चीज को अगर हम रिवीजन करें तो ज़्यादा लाभदायक होता है, और अगर कम समय में यह आपको मिल जाता है तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक का अगर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएं, उसका अलग से डिटेल बात करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये भी एक सही रहता है कि अगर करंट के साथ ही स्टैटिक पढ़ लिया जाए तो उसी टाइम रिवीजन हो जाता है, तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। इसका भी हम लोग जो है जल्द ही शुरुआत करेंगे कि करंट के साथ आपको उतना स्टैटिक बताया जाए जितना आपके सिलेबस के लिए जरूरी है, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।